नमस्कार। जैसा कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से विचार से, तो देखते हैं आज का विचार। आप दुनिया को हिला सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जिसकी बारी है यानी कि हमारे अतिथि से आपकी मुलाकात कराने का, तो उनसे मुलाकात कराने से पहले चंद लाइनें कहूंगी कि चिंतित हैं आज सभी बुद्धिजन, कैसे बचाएं हम अपना पर्यावरण। कोई कहे नए वृक्ष लगाओ, कोई कहे जो है उसे बचाओ। कहीं ना कहीं आपने अंदाजा लगा ही लिया है कि हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज इन्हीं से जुड़े हुए हमारे अतिथि मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हमें बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभी 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्र भूमि दिवस। पर्यावरण की दृष्टि से इसे हर वर्ष मनाया जाता है और आर्द्र भूमि के बारे में बताया जाता है ताकि लोग जागरूक हो। तो सबसे पहले मैं जानूंगी कि इसका उद्देश्य क्या है और साथ ही साथ आर्द्र भूमि है क्या? जी, सबसे पहला सवाल उठता है कि आर्द्र भूमि क्या है। तो आर्द्र भूमि उस प्रकार की जलीय परिस्थिति को हम लोग बोलते हैं जो साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में वो एक सीजन पूरा जल से लबालब भरा रहे और वैसे पाली तंत्र जहाँ जल का स्तर सतही जल से थोड़ा ऊपर हो, उस प्रकार के पाली तंत्र को हम लोग आर्द्र भूमि का पाली तंत्र बोलते हैं। दलदली पाली तंत्र। इसमें जो सामान्य जो नदियों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो इनलैंड वेटलैंड्स के अंदर आ जाते हैं। जो कोस्टल वेटलैंड्स हैं जिसमें हम लोग मैंग्रोव की बात करते हैं, स्वैम्प्स की बात करते हैं, पिटलैंड्स हैं, ये सब आर्द्र भूमि के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और आर्द्र भूमि को बचाने के लिए सबसे पहली बार 1971 में 2 फरवरी को ही रामसर के ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे रामसर कन्वेंशन निकला था और उसे 1975 के अंदर उसे मान्यता दी गई। और भारत में ये रामसर कमेटी जो है वो 1982 में आई। भारत के अंदर 1982 में हुआ। लेकिन हम लोग ये जो आर्द्र भूमि दिवस है, क्योंकि 2 फरवरी को रामसर में कन्वेंशन हुआ था, उसके वजह से हम लोगों ने 2 फरवरी को मनाना शुरू किया 1997 से। और तब तक एक सामान्य तरीके से लगातार 1997 के बाद मनाया जा रहा था। पिछले साल 30 अगस्त 2020 को संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली महासभा में एक रेजोल्यूशन आता है 75/317। उस रेजोल्यूशन के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे दी और ये पहला साल है जो हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व आर्द्र दिवस के तौर पे मना रहे हैं। और जहाँ तक आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी सेवाओं को लेकर के एक जो बहस है पूरी दुनिया के अंदर, तो हम आपको बताएं कि आर्द्र भूमि आज के समय का सबसे उत्पादक पाली तंत्र के तौर पर माना जाता है। तो ये जो आपने कहा कि पाली तंत्र के तौर पे इसे माना जाता है, तो आपने बिल्कुल बताया कि आर्द्र भूमि है क्या? तो उत्पादकता की जहाँ तक बात कर रहे हैं, किस प्रकार का लाभ मिल सकता है अगर आर्द्र भूमि हो तो? इस जब पारिस्थितिकी सेवाएं हम लोग देखते हैं तो उसमें एक पारिस्थितिकी सेवा है जो प्रोविजन इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर आती है। वो इकोसिस्टम सर्विसेज है कि उससे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने जीविकोपार्जन के लिए, जैसे उसके अंदर जो हम वाटर फार्मिंग करते हैं या फिशरी होता है, तो उसके ऊपर हम लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए डिपेंड करते हैं। वो लाइवलीहुड डायरेक्ट देखेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स के तौर पे फाइबर निकल रहा है, दूसरे प्लांट्स निकलते हैं। दूसरा सर्विस है उसका रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं
जहाँ पर वो सीधे सीधे हमें एक कार्बन सिंक के तौर पर काम करता है। उसको हम लोग नेचुरल किडनी बोलते हैं, इसलिए वो वाटर प्यूरिफाई करता है, वाटर टेबल को मैनेज करके रखता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, और जलीय जो बहुत सारे जो आपदा जोखिम हैं जैसे बाढ़, सुखाड़, साइक्लोन, इस प्रकार के आपदा जोखिम की इंटेंसिटी को कम कर देता है। आपदा जो महाराष्ट्र की संरचना के तौर पर काम। अच्छा, इसको थोड़ा सरल भाषा में मैं जानना चाहूँ ताकि मैं और हमारे दर्शक जैसे बाढ़ या साइक्लोन में होता क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आती है, बारिश होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आती है, तो ये इस प्रकार की पानी से सोखने का काम करती है। और जब पानी सोखने का काम होगा तो अमूमन बाढ़ का पानी या साइक्लोन का पानी बहुत 2-3 दिनों के अंदर में रिसीव कर जाएगा, बैक हो जाएगा, चला जाएगा अपने तल में। आज की समस्या क्या हो रही है कि बाढ़ का पानी बॉटल हो जा रहा है, एक आध महीने 1.5 महीने तक पानी जमा हुआ है। तो बाढ़ की समस्या नहीं, जल जमाव की समस्या है। और जब इस तरीके के पानी तंत्र अगर हमारे पास रहेंगे तो जल जमाव नहीं होने देगा, और वो बाढ़ की जो समस्या होगी बहुत दिन तक हमारे पास नहीं रहेंगी, और वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर के जो क्वालिटी वाटर होगा, जो बहुत उच्च कोटि का जो पानी होगा, वो उस तरीके के पानी से हमें मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगी, और जब वो नेचुरल फिल्टर करेगा तो पानी में जो अमूमन बिहार के अंदर और दूसरे राज्यों के अंदर आर्सेनिक, क्लोराइड, आयरन, कैडमियम, मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सीधा असर करते हैं, और उस तरीके के प्रदूषकों को वो बिल्कुल 99.9% बिल्कुल हमें कोई आर सिस्टम की जरूरत नहीं है। उस प्रकार की परिस्थिति जहाँ पे है तो आस-पास के लोग बिल्कुल शुद्ध पानी पिएंगे, हवा को भी स्वच्छ रखता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वो सिंक करता है, शोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत डायरेक्ट बिल्कुल असर करता है। तो ये जलवायु परिवर्तन से हमें रेजिलिएंट बनाता है इसका परिवर्तन। तो ये रेगुलेटरी सर्विसेज का दर्जा है, मतलब ये बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, एक जैसे नदी के किनारे जब मुझे याद है कभी गए तो दलदल सा होता था, ठीक है, अभी वो काफी कम देखने को मिलता है। वही आदमी है, या तो नदी के आसपास का, या नदी से कोई स्ट्रीम आ गई और एक बड़ा सा लेक का निर्माण कर दिया, और लेक का निर्माण होने की वजह से जो एक बड़ा क्षेत्र दलदली क्षेत्र में आ गया, सालों दलदली रहती है, नमी रहती है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर होता है। उस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग आधुनिक क्षेत्र बोलते हैं। उसमें कल्चरल सर्विसेज आ जाती हैं, कल्चरल इकोसिस्टम सर्विस, जिसके अंदर हम लोग टूरिज्म देखते हैं, जिसके अंदर हम लोगों की आस्था से जुड़ी होती है, पूजा पाठ करते हैं, हमारा कल्चरल मेला होता है, एस्थेटिक मेला होता है, जैसे हम लोग टूरिज्म करते हैं उस तरीके के क्षेत्र में जा करके। और बहुत सारे लोगों का वो पूजा पाठ है कि वो समझते हैं कि इस प्रकार की पाचन तंत्र हमें जिंदगी दे रखी है, इससे हम जीव को पार्जनर्जित करते हैं, तो उसका पूजा पाठ करते हैं। वो बिल्कुल देखभाल करते हैं कम्युनिटी के तौर पे, जो चीजें बाद में चल करके धीरे धीरे कंजम्पशन के दौर में खत्म हो गई। और एक सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, सपोर्टिंग सर्विसेज जो होती है, जैसे वाटर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, तो उस प्रकार का साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि इससे क्या क्या लाभ है, और जिस तरीके से आर्द्र भूमि की अगर कमी कही जाए तो वो अभी के दौर में बहुत ज्यादा है, और उसे आर्टिफिशियल तौर पे बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है। कितना कारगर है, और कारगर तो इस मायने में है कि उसको हम लोग प्रबंधन करते हैं लगातार। आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो वेटलैंड का ह्रास हुआ है, अगर हम 1970 से ले लें आज तक, तो लगभग हमारे 60% वेटलैंड खो दिया है। और 1700 से अगर लेना शुरू करें, 1700 से आज तक के टाइम में, तो रामसर की स्टैटिस्टिक्स है, डेटा है कि 90% वेटलैंड खो दिए हैं 1700 से आज तक। तो इस प्रकार की आर्द्र भूमि को अगर जब हम खो रहे हैं, और तब जब अगर 100 हेक्टेयर कोई आर्द्र भूमि है, वो लगभग 7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर कर सकती है। 100 हेक्टेयर की आर्द्र भूमि 7 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को स्टोर करके रख सकती है।
तो इस प्रकार का पारी तंत्र जो लगभग अगर एक हेक्टेयर का अगर वेटलैंड है तो वो 600 से ज्यादा टन कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करके रखता है, बताइए। तो ये तो मिला जुला के जो हमारी बातचीत हो रही है इससे ये पता चल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है, जबकि बफर का काम करती है। जबकि पहले क्या होता था एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, तो एग्रीकल्चर का जो खाद होता है, क्योंकि रसायन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद रासायनिक खाद और इन सब चीजों पेस्टिसाइड्स का उपयोग हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी के किसान जो खेती बिहार की अगर रन ऑफ होकर के सीधे नदी में चली जाती है, पॉन्ड में चली जाती है कि नहीं, लेकिन अगर इस तरीके की आदत होगी, इसको हम लोग पहले ही इसको हम लोग वेस्टलैंड के तौर पे मानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे रिसर्च होना शुरू हुआ तो बोला गया कि भाई ये वेस्टलैंड्स हैं, ये वेस्टलैंड नहीं है। तो वो पानी जब जाता है तो स्लो स्लो उसको फिल्टर करना शुरू करती हैं ये दलदली जमीनें, और जब पूरा जब लेक के अंदर पानी जब गिरना शुरू होता है तब तक पानी फिल्टर हो जाता है। जी। और जैसे कि आजकल का एक ट्रेंड है कि बोरिंग लगाओ और उसके बाद वो, लेकिन बहुत सारे बिहार में जगह हैं जहाँ पे आर्सेनिक क्लोराइड से बहुत ज्यादा अलग-अलग जो कहते हैं कि पानी उस तरीके से वो प्रदूषित हो चुका है। अगर आर्सेनिक वाले पानी को यूज करते हैं तो त्वचा संबंधित या कैंसर तरीके की बीमारियां होंगी, और फ्लोराइड अगर ज्यादा है तो हड्डियां उससे प्रॉब्लम आएगी, जैसे पैर मुड़ जाना, हड्डी अचानक मुड़ गई, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? जल के अंदर बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। इंडस्ट्रियली ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से उसके अंदर चला जाए, बिल्कुल। लेकिन चूंकि कंजम्पशन के दौर से गुजर रहे हैं, हमें उत्पादकता भी बढ़ानी है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, तो जाहिर सी बात है इफ्लुएंस, केमिकल इफ्लुएंस पानी में जा रहे हैं। लेकिन जो अंधाधुंध हम अंदर के जल का जो दोहन कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो सब्सटेंसेस हैं अंदर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब वो ज्यादा हमें प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम वाटर रिचार्ज करके रखेंगे, अगर हमारे पास हर घर के अंदर और हमारी समझ इस प्रकार से हो कि हम फिर से अपने तालाबों को फिर से ज्यादा भूमि को जीवित करें, तो जो जल का लेवल होगा अंदर, जो वाटर रिचार्ज होगा रेन वाटर से, वो बहुत ज्यादा होगा, और अंदर वो जो सब्सटेंसेस हैं, जहरीले सब्सटेंस, आर्सेनिक, फ्लोराइड है, आयरन है, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। डाइल्यूट हो जाएंगे तो फिर हमें वो नुकसान नहीं करेंगे। तो एक ही है कारण कि हमने अंदर की जमीन पानी का बहुत दोहन किया है अंडरग्राउंड वाटर का, और उसका भुगतान हमें ये आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, कैडमियम, मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंसेस पानी के अंदर मिल रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि इन सारी चीजों से तो दिक्कत तो आती ही है, और इसका मूल जो कारण है वो यही है। साथ ही साथ अभी आपने कहा कि जैसे हमारे किसान हैं बिहार में, अमूमन अगर इंडस्ट्री के नाम पे कहें तो वो कम है, लेकिन खेती ज्यादा होती है। जैविक खाद से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं ताकि उत्पादकता ज्यादा बढ़े। तो इस विषय में आपका क्या मानना है? सबसे जरूरी चीज है कि इस प्रकार के, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिहार में जो आर्द्रभूमि है वो ज्यादातर ग्रामीण आर्द्रभूमि है, जो ग्रामीण परिवेश के अंदर वो आर्द्रभूमि है, और ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश की आर्द्रभूमि की समस्याएं अलग अलग है। ग्रामीण परिवेश में वो जो भी प्रदूषण हो रहा है उसका सीधा जिम्मेदार हमारा एग्रीकल्चर। तो उस प्रकार की अगर हमारे पास आर्द्रभूमि है जिसको हमने लालच में कृषि के लिए या किसी भी कारण से अगर हमने इम्प्रूव कर लिया है, उसको हमने कब्जा कर लिया है, जैसे अभी बिहार में कांवर वेटलैंड बिहार का पहला रामसर साइट, बिहार का पहला रामसर साइट पिछले साल मतलब 2020 में, उसके पहले वाले साल में उसको रामसर का डेजिग्नेशन मिला, उसको वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तौर पे देखा गया। तो वो रामसर की ऐसी जमीन थी जो लगभग माना जाता था कि कुछ दशक पहले वो 7600 हेक्टेयर में थी। धीरे धीरे वो सिमट कर 4400 हेक्टेयर में आ गई, और रामसर कमेटी ने उसको मुश्किल से 2620 हेक्टेयर को दर्जा दिया। दीपक कुमार जी के पास संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के पर्यावरण अधिकारी हैं। अभी हम बात कर रहे थे वेटलैंड की, आर्द्र भूमि की, और रामसर की आपने बात कही।
अभी भी बिहार में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर फाइंड किया गया है कि यहाँ पर है, वैसी जगहें हैं आर्द्र भूमि, फिर भी वो पूरी तरीके से अगर काम करने की बात करें तो इसमें थोड़ी तेज़ी लाना ज़रूरी है। क्योंकि बिहार में हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो जल उनका बिल्कुल इन्हीं सारे जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड और भी कार्बन, इन सब से बिल्कुल भरपूर मात्रा में भर गया है, जिसकी वजह से जो कि जल हमारा स्रोत है, जीवन का बहुत ही मुख्य स्रोत है, जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो ऐसे में शुद्ध करने के लिए जो हमारी बातचीत हो रही है, आर्द्र भूमि बहुत ही ज़रूरी है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि पौंड की एक जो तालाब की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं चलती हट गई है, तो क्या अगर इस तरीके की आर्द्र भूमि वहाँ पे आर्टिफिशियल भी अगर बनाया जाए तो वो कितने क्षेत्र को कवर करती है? जी, माना जाता रहा था कि चूंकि हमारे यहाँ बिहार एक सरप्लस स्टेट है वाटर को लेकर के, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पिछले 2 दशकों से अंडरग्राउंड वाटर का जो दोहन किया है, उससे अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बढ़ा, तालाब खत्म हो गए, आर्द्र भूमि खत्म हो गई, झील खत्म हो गए, छोटे छोटे नहर खत्म हो गए, सब कुछ पाइन खत्म हो गया। तो सरकार अब निकल करके आई जल जीवन हरियाली योजना लेकर के, बिहार सरकार, उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं। और जो भारत सरकार है वो नेशनल वाटर मिशन लेकर के चल रही हैं, उसके अंदर भी हम लोगों को आर्द्र भूमि की उड़ाही करना लगातार हर एक साल, ताकि वो उसकी जो वाटर रिचार्ज करने की जो कैपेसिटी है वो बनी रहे। रही बात बिहार के आर्द्र भूमि की, लगभग 1.5 लाख के आसपास सैटेलाइट इमेजिंग से हम लोगों ने उसको निकाला है कि लगभग इतने वेटलैंड्स हमारे बिहार के अंदर में हैं। लेकिन चूँकि गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती नदियों का भरमार है हमारे यहाँ, उनकी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, वर्षा वाली नदियाँ, तो उन नदियों के भरमार होने के वजह से हमारे यहाँ आर्द्र भूमि भी बहुत भरी पड़ी हैं। लेकिन कि इतने साल हो गए और सारे जगहों पे हिंदुस्तान में रामसर जैसी डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की साइट्स आई, बिहार में 2020 में कांवर आया, उसके बाद भी 3, 4, 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिल्कुल आर्द्र भूमि हमारे पास हैं। एक गोगी बील है कटिहार में, नकटी डैम है वो जमुई में, बरेला झील है, पूरा बड़ा सा वेटलैंड है बरेला का वैशाली के अंदर में, कुशेश्वर स्थान है दरभंगा में, ये जो मोती झील है मोतिहारी में, एक बड़े आर्द्र भूमि है। गंगा का बड़ा सा जो तराई वाला इलाका है, दियारा वाला इलाका है, वो एक बड़ी आर्द्र भूमि में आता है। फिर गौ झील के आसपास बक्सर के अंदर आर्द्र भूमि है। तो इन सब आर्द्र भूमि के प्रति सरकार बाद में चल करके सचेत होना शुरू हो गई, और अब सरकार की तरफ से जो पर्यावरण मंत्रालय है बिहार का, उन्होंने कहा है कि हम इन सब भी आर्द्र भूमि को वेटलैंड का दर्जा दिलाएंगे। रही बात कांवर वेटलैंड की, तो कांवर एक ऐसा वेटलैंड है कि एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध पानी का फ्रेश वाटर लेक में वो माना जाता है। गोकुल लेक बोलते हैं, ऑक्सबो लेक उसको बोलते हैं। उसको 2020 में मान्यता देने के बाद वहाँ के लोग, जो वहाँ की पंचायत हैं, 7, 8, 9 पंचायत जो वहाँ पे आसपास हैं, उन्होंने कांवर पर्यटन ग्राम की सरकार से डिमांड रखी है कि कांवर पर्यटन ग्राम बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हरसाई बौद्ध स्तूप है, बड़ा ऐतिहासिक हरसाई बौद्ध स्तूप है वहाँ पर जयमंगलागढ़ का मंदिर है। फिर कुछ ऐतिहासिक उस प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं। वहाँ पे सरकार को चाहिए कि वेटलैंड स्टडीज़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए, क्योंकि वो एक ऐसा आर्द्र भूमि है जो पहला हमारा रामसर साइट हुआ, और कांवर दुनिया के अंदर एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के तौर पे जानी जाती हैं। तो वहाँ पे अगर हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दें वेटलैंड स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, ताकि लड़के वेटलैंड के ऊपर रिसर्च करते रहें, और एकेडमी को और स्कूल को जोड़ा जाए इस प्रकार के रिसर्च से, ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं आज के दौर में। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसे पारितंत्र के बारे में बताया जाए जो उनकी ज़िंदगी की सीमाएँ हैं,
जो उनका लाइफ लाइन है, उनका सपोर्ट सिस्टम है। उनको पता ही नहीं है कि ये रिवर है, ये पॉन्ड है, ये नाला है, ये नहर है, ये पाइन है। इस प्रकार के पारितंत्र को वो नहीं जानते। वो केवल वो बोरिंग वाला पानी जो आता है, पाइप वाला, उनको अगर पूछे कहाँ से पानी आ रहा है तो वो बताएंगे ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है। ये भी नहीं बताएंगे कि जल का स्रोत बारिश का पानी है। जल का स्रोत हमारे पास केवल बारिश का पानी है। बिल्कुल। और चूंकि ये आर्द्रभूमि बड़े तौर पे विस्तार में है, जो मैनग्रोव होती हैं, जहाँ पे नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, उस प्रकार के मैनग्रोव हमारे यहाँ है। चिल्का लेक है, उड़ीसा में एक बड़ा सा वेटलैंड है। और चिल्का सबसे पहला वेटलैंड था जब 1981 में उसको रामसर का दर्जा मिला था। चिल्का से आते आते हमारी जर्नी 49 वेटलैंड के तौर पे आई। और लगभग सरकार जो 2019 से, ये जो नई सरकार आई हम लोगों के पास, 2019 से लेकर के आज तक लगभग हमारे पास 26 वेटलैंड थे और 26 से जाकर के 49 वेटलैंड बन गए इसी 2-3 साल के अंदर में। और सरकार ये आंकड़ा और आगे ले जाना चाह रही हैं कि लगभग 100 वेटलैंड। लेकिन आज भी एशिया, साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर हम सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाले देश हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड है, रामसर साइट्स। तो ये आर्द्रभूमि चूंकि जल से सीधा सीधा कनेक्टेड है, और चूंकि हम 97% पानी जो पीने योग्य पानी है पूरी दुनिया के अंदर, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऐसे उत्पादक पारितंत्र है, ऐसे आर्द्रभूमि ही हैं। और जब हमारे साथ ये जल का कनेक्शन है तो इन्हें बचाना तो बहुत अवश्यंभावी हो गया है। जब पूरी दुनिया एक आने वाले जल संकट को लेकर चिंतित हैं, जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बारिश के पानी पे हो रहा है, वर्षा लगातार अनियमित हो गई हैं। अच्छा, ये इसका भी ये बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे कि पर्यावरण में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जी हाँ, मौसम में जो परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि अभी इसको एक सरल भाषा में कहें, आर्द्रभूमि धरती पर है, तो इससे हमारे मौसम को क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये जो बातें हैं ये जहन में आ रही है, तो मैं जानना चाहूँगी। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। पूरा पटना पिछले 20 साल पहले पटना पूरा जलीय पारितंत्र का इलाका था। हाँ। अगर हम कहें सरकारी तौर पे डेजिग्नेटेड ना हो आर्द्रभूमि, फिर भी बड़ा बड़ा एरिया, मीठापुर पूरा आर्द्रभूमि का क्षेत्र था, पूरा बाईपास आर्द्रभूमि का क्षेत्र था। तालाब भरे पड़े थे पटना के अंदर में, वो सब के सब खत्म हो गए। सब के सब खत्म होने का नतीजा आप देखती हैं कि आधा घंटे की बारिश होती है और पूरा का पूरा पटना जल पल्लवित हो जाता है। हाँ। क्योंकि वो पानी कहीं नहीं जा पाता। एक कंक्रीट फॉरेस्ट बन गया है, पूरा कंक्रीट अपार्टमेंट बन गया है। तो सरकार ने बोला कि हर एक घर पे आप रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए। अगर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी एक घर में भी आकर अगर आप एक छत पे भी लगा लेती हैं, जब आपका 300 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट का छत का एरिया है या 1000 स्क्वायर फीट का छत का एरिया है, तो आप 80% वाटर को रिचार्ज कर सकती हैं बारिश के पानी से। और हाँ। आप अपने घर के आसपास बिल्कुल सिक्योर तो कर ही लेंगे पानी को पूरे समय के लिए, साथ साथ जो आसपास के 4-5 घर होंगे ना, उनको भी पानी बिल्कुल सालों भर मिलता रहेगा। उनका बोरिंग से पानी नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बिहार की, पटना की बात की, और शहरी क्षेत्र की बात की, और गांव की अगर बात करें, तो मेरा एक सवाल है कि अगर इस तरीके के आर्द्रभूमि अगर मिलती है तो वो कितने एरिया को, मतलब जो ज़मीन के नीचे के जो पानी है उसको फिल्टर कर पाती है? बहुत बड़ी एरिया को। कितने? अगर अब देख लीजिए, अगर 100 हेक्टेयर का ही एक वेटलैंड है, 100 हेक्टेयर का वेटलैंड लगभग 7 मिलियन क्यूबिक पानी को स्टोर कर सकता है। और 7 मिलियन क्यूबिक पानी हम 1 लीटर का एक सिलेंडर लगाते हैं, 1 लीटर का रखते हैं, टैंक रखते हैं, वो दिन भर हम लोग यूज कर लेते हैं, 5-6 मेंबर, 7 मेंबर। वह 7 मिलियन क्यूबिक पानी स्टोर करने की क्षमता अगर है, तो एक बड़े पॉपुलेशन को लगभग, जहाँ पे सरकार अगर एक रिमूवल यूनिट लगाए, आर्सेनिक रिमूवल यूनिट या फ्लोराइड रिमूवल यूनिट, तो 500 या 100 लोगों के गांव को देने में सरकार को लाखों का खर्चा आएगा। 100-200 लोगों के एक आबादी को पानी पीने के लिए देने के लिए सरकार को लाखों का खर्चा आएगा। उसके मेंटेनेंस का चार्ज होगा। हो सकता है मशीनें खराब हो जाएं तो फिर लोग ऐसे ही गंदा पानी पीते रहें।
तो ये स्थिति तो आपको प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी है वो नहीं देगी, वो तो लगातार आपको देंगी। यही वजह है कि आर्द्र भूमि को हम लोग नेचुरल फिल्टर भी बोलते हैं, नेचुरल किडनी बोलते हैं। इस प्रकार के विशेषणों से हम लोग आर्द्र भूमि को हम हमेशा देते हैं विशेषण। तो ये चूंकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी है, अगर इसका हम प्रबंधन करके रखेंगे, इसको स्वस्थ रखेंगे, अगर हम अस्वस्थ कर देंगे तो अस्वस्थ होने के बाद तो बीमार वो नुकसान ही देगा। अगर आप बीमार हो जाएंगी तो आप भी नुकसानदेह होंगी दूसरे लोगों के लिए। तो पारिस्थितिकी, अगर प्राकृतिक पारिस्थितिकी हमारी बीमार हो जाती है तो सीधा उसका उल्टा असर, रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। वो पानी को रिचार्ज नहीं कर पाएंगी। दूसरा, उससे मीथेन गैस निकलना शुरू हो जाएगा। मीथेन एक बहुत खतरनाक क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो मीथेन होती हैं, वो मीथेन निकालना शुरू कर देगा। तो उस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही हैं जहां आदमी अपने एम्बिशंस के लिए, अपने उत्पादकता के लिए, अपने इकोनॉमिक जो उसका ग्रीड है उसके लिए इन सब चीज़ों को हथिया रही हैं। अब बहुत सारे जो अर्बन वेटलैंड्स हैं, जैसे गुवाहाटी में दीपोर बिल है, बिल्कुल अर्बन वेटलैंड है, वो भी रामसर साइट है। अब वहाँ पे पूरा शहर का जो कचरा होता है, सीवर होता है, वो वहाँ पे चला जाता है। एनजीटी में उसकी लड़ाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में चल रही है। तो शहर के अंदर जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। वहाँ पे कंक्रीट बिल्डिंग बन जा रही हैं, वहाँ पे कुछ दूसरा कंस्ट्रक्शन डिजाइन हो जा रहा है। तो वो एरिया को रोकने के लिए चूंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी रामसर साइट अगर डेजिग्नेट हो गया है तो सरकार उसको प्रबंधित करे, देख रेख करे और उस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसको जल्द से जल्द रोक लगाए। मतलब मिला जुला करके ये जो हमारी बातचीत हुई उससे यही मुझे लगा कि आर्द्र भूमि बहुत ही ज़रूरी है। फ्लड की जो समस्या है, जो हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ज़िले हैं जो फ्लड से हमेशा प्रभावित होते हैं, तो ये ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं पर दीपक जी, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्रशिक्षण देते हैं और सरकारी, गैर सरकारी और ऐसे शिक्षण संस्थान में, तो इससे जुड़ी हुई कुछ स्मृतियाँ जो आपके ज़हन में हो? लगातार ऐसे रिसर्च वर्क में भी हम लोग लगे होते हैं और जो हमारा कार्य होता है, क्योंकि नीति और योजना के अंदर हम कार्य करते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को कोशिश करते हैं कि चूँकि सरकार के बस से बाहर की चीज़ है इसका प्रबंधन करना। चूँकि सरकार नहीं प्रबंधन कर सकती, सामुदायिक तौर पे अगर हम समुदाय को इन्वॉल्व कराते हैं, क्योंकि उनको अगर हम रोजगार का अवसर देंगे, वहाँ पे अगर पर्यटन के अवसर खुलेंगे, तो उनका ऐसा तो थोड़ी ना है कि वो आदमी से उसको दूर कर देंगे कि नहीं नहीं यहाँ आने नहीं देंगे। वो तो हो सकता है उस स्थिति में भी वो डैमेज हो जाए, उस स्थिति में भी वहाँ बालू आता जाए, सिल्टेशन होता जाए और वो मृत हो जाए आगे चल करके नेचुरल तरीके से। तो जब हम लोग हैं तो चूंकि हमें भगवान ने एक अच्छा खासा दिमाग दिया है, तो सामुदायिक हिस्सेदारी बढ़ा करके उसको हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जैसे गोगी बिल है कटिहार में, उसको सामुदायिक रिजर्व के तौर पे हिंदुस्तान का एक पहला कम्युनिटी रिजर्व के तौर पे उसको डेवलप किया गया है। तो इस प्रकार के समुदाय को हम उससे जोड़ सकते हैं। जो विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च होती हैं और सरकार जो आर्द्र भूमि का जो जितना कार्य कर रही है आर्द्र भूमि के ऊपर या इस तरह के जलीय पारितंत्र के ऊपर, तो सरकार को चाहिए कि उन जो लड़के जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे, जो ग्रेजुएशन के लड़के हैं, जो मास्टर डिग्री के लड़के हैं, उनको उस योजना से जोड़ा जाए सीधे और उनको कहा जाए कि आप जाकर के वहाँ पे विजिट कीजिए, डेटा लाइए, इकट्ठा कीजिए डेटा को। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर सीधा सीधा उस तरीके के पारितंत्र से उनका इंटरेक्शन होगा। मतलब जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल के नए बच्चे हैं, 10वीं क्लास के नीचे हैं, उनको बताना होगा कि ये जो पारितंत्र है ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये आगे आने वाले समय में आप जब इस तरीके के पैंडेमिक से, इस तरीके के ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये पारितंत्र आपको जीवनदायिनी होंगी। आपको जल, आपको उच्च कोटि की मिट्टी, आपको बिल्कुल हवा, हेल्दी एयर आपको देंगी। तो ये सारी चीजें हवा, मिट्टी और पानी के बीच अगर सामंजस्य करने वाला ये पारिस्थितिकी है, तो आर्द्र भूमि उनमें से एक ऐसी पारिस्थितिकी है जो ये तीनों को एक सर्कल के अंदर लाती हैं
और बिल्कुल उनकी बिल्कुल सही क्वालिटी को कहा, बढ़ाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और अभी का जो दौर चल रहा है 2020 से कोरोना महामारी की, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जल से ही संबंधित होती जी हाँ। हैं, और कहीं ना कहीं हमारी इम्यून जो कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम है तो इसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। जी हाँ। और इसके लिए खुद को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन सारी इकोसिस्टम के बारे में हम जानें कि जी जो हाँ। प्रकृति ने हमें दिया क्योंकि है जो उसको हेल्दी बनाना है। प्राकृतिक परिस्थिति को हमें स्वस्थ रखना है। बिल्कुल स्वस्थ रखें। जब वो स्वस्थ रखेंगी तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वही है। ऑफ कोर्स। तो जब वो स्वच्छ रहेंगी, अगर हम शुद्ध जल, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा और शुद्ध मिट्टी को अगर हम करके रखते हैं तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ेगी कृषि के अंदर। और कृषि के अंदर जो लगातार हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, शायद उस तरीके से अब हम फिर से पलटने जा रहे हैं उस चीज़ों को कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें या पूर्ण तरीके से बिल्कुल इस प्रकार की फार्मिंग करें जो बिल्कुल जैविक फार्मिंग हो बिल्कुल। हाँ। तो उस तरीके के खेती की तरफ हम लोग फिर से अपना मोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो वाटर फार्मिंग है, वाटर के अंदर एग्रीकल्चर, जैसे मखाना वगैरह बिहार से, ये इस तरीके के आर्द्र भूमि, जैसे जो कटिहार का गोगीबील है वहां से मखाना की खेती होकर के आती है। कमल गट्टा काबर से निकल करके आता है। बड़े बड़े पत्ते जो पहले के जमाने में जिस पत्ते पे हम लोग खाया करते थे, हरा हरा पत्ता, बड़ा सा पत्ता होता था, वो वहाँ पे मिलता है। आज भी उस क्षेत्र में लोग कहीं पत्तल नहीं लाने जाते, वहीं से निकालते हैं उसको और वो अपना भोज वगैरह में उसका उपयोग करते हैं। और काफी शुद्ध भी होता है, काफी शुद्ध होता है, अच्छा लगता है। जो ट्रेडिशनल चीजें हमें इस कंजम्पशन के दौर से दूर ले गई हैं, जब हम यूनिवर्सिटी के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को उस तरफ ले जाएंगे तो फिर से समुदाय का जो इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ, सरकार के लोगों के साथ, तो उनके साथ बढ़ेगा। और आपको बताएं कि पंचायत के अंदर, हर एक पंचायत के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। सब पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू है कि हर एक पंचायत के अंदर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और वो पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा। उसमें क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, लेकिन उनको लोकल नाम पता है किसी भी हर्ब का या पक्षी का, वो सब चीजें जानते हैं वहाँ पर। और चूंकि वो नाम भेजेंगे और यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसको फिर रजिस्टर करेगी, एक डेटा बनाया जाएगा, उसका नाम निकाला जाएगा कि बॉटनिकल नेम ये है, जूलॉजिकल नेम ये है। तो इस प्रकार से निकल करके जैव विविधताओं के बारे में जानकारी। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो पक्षी जो एक मौसम में आते हैं दूसरी जगहों से, वो आना बंद कर दिए या दिखते नहीं है। ये आर्द्र भूमि पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। आपको बताएं काबर में लगभग 221 पक्षियों की स्पेसीज हैं, जिसमें 56 ऐसे स्पेसीज हैं जो विदेशी हैं, साइबेरियन रीजन से होकर के यहाँ पे आती हैं। और जो हमारा सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उनका भी एक फ्लाईवे होता है, ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, वेस्टर्न फ्लाईवे है, वो उस रूट से होकर के आती हैं। तो मध्य एशिया से जो आती हैं, काबर में लगभग 56 ऐसी स्पेसीज हैं जो आती हैं, बरेला में आती हैं। लेकिन आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि बरेला में या दूसरे जो जगह पे बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पोचिंग हो रही है, पक्षियों को पकड़ा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, मार के खाया जा रहा है। तो उस वजह से जब पक्षियों का पर्यावास संकट में होगा तो पक्षियां अपरूपी आना बंद कर देंगी। जी हाँ, उसको जब तक आप पर्यावास नहीं देंगी, स्वच्छ बिल्कुल पारिस्थितिकी नहीं देंगी, तो वो गुम हो जाएंगी। अब जब स्वच्छ पारिस्थितिकी बनेगी तो फिर खुद ब खुद वो आ जाएंगी। धान की खेती करते देख लें, कितनी बगुला बिल्कुल धान की खेती में खेत के दौरान आ जाते हैं। तो उनको बस मिलना है, उनको स्वस्थ जल, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ हवा मिलेगा। तो चूंकि यहाँ पे तो वो माइग्रेशन करके यहाँ अपने रिप्रोडक्शन के लिए आती हैं, तो वो आएंगी और मिला जुला करके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी का भी हराश होता है तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आर्द्र भूमि की पारिस्थितिकी को इसी आधार पे दर्जा भी मिलता है कि वहाँ पे जो बर्ड की स्पेसीज हैं, फिश की स्पेसीज हैं, वेटलैंड्स की जो वैरायटी है, रेयर है या उस प्रकार की वैरायटी है जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा लेकर के रखी है, वहाँ के दूसरे जो इकोलॉजिकल स्पेसीज हैं, ये सब क्राइटेरिया है। ऐसे 9 क्राइटेरिया हैं रामसर के अंदर। उन 9 क्राइटेरिया पे किसी भी आर्द्र भूमि को
खड़ा उतरना पड़ता है, तब जाकर के उसको रामसर का दर्जा जी, मिलता है। आपने रिसर्च किया है, बहुत सारी किताबें भी आप इस संदर्भ में आपने लिखा है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी हाँ, हम लोगों ने जो रिसर्च किया है खास करके इस बात को बताने के लिए लोगों को कि ये जो आर्द्र भूमि जिसको आप लोग वेस्टलैंड मानते हैं, अवशिष्ट भूमि के तौर पे देखते हैं, इसका आर्थिक मूल्यांकन अगर करें तो आर्थिक मूल्यांकन हम अपने सेवाओं के आधार पर करेंगे। जो परिचित की सेवाएं हम उनसे ले रहे हैं और उसका हम रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसका आर्थिक मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वेटलैंड का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। उसमें कुछ वेटलैंड ऐसे हैं जो असम में सोनबिल है, फिर चांडूबी है, इस प्रकार के वेटलैंड, छोटे बड़े वेटलैंड का जब हम लोगों ने किया तो पता चला कि कोई $30,000 पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर $30,000 एक साल में उससे इकोनॉमी आ रही है। और चूंकि हम लोगों के पास डेटा बहुत लिमिटेड है, सरकार के पास मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, हमें ये पता नहीं कि कितना फेस से वो प्रोडक्शन होता होगा, कितना मार्केट में जाता होगा। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हम लेते हैं जिसका ये पता होता है कि ये सप्लाई चेन के अंदर, डिमांड चेन के अंदर आती है कि मार्केट में जा रहा है तो उसका प्राइस फिक्स्ड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जैसे बाढ़ से बचाना, आप शुद्ध पानी पीना, फिर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ना, उसका हम लोग केवल एस्टिमेशन करते हैं। वहाँ जा करके देख करके उसको हम लोग इकोनॉमिक कुछ ऐसे फार्मूला होते हैं उसके ऊपर उसको बैठाते हैं, तो फिर जा करके उसका इकोनॉमिक इवैल्यूएशन किया जाता है। तो अगर एक वेटलैंड 4,000 हेक्टेयर का होगा और 30,000 पर हेक्टेयर अगर दे रहा है डॉलर, $30,000 अगर पर हेक्टेयर दे रहा है, तो उसका आप इकोनॉमी मूल्यांकन कर सकती हैं इतना बड़ा। ये मूल्यांकन करना इस वजह से नहीं है कि हम लोग उसके चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं। लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पारिस्थितिकी इतनी ज़्यादा अर्थतंत्र को अपने अंदर समाहित कर रखी है जो आपके बस के अंदर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, इस बातचीत से मुझे लगता है कि मुझे और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि आर्द्र भूमि का होना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं ना कि जल के बगैर हमारा जीवन बिल्कुल है ही नहीं। तो इसलिए इसको शुद्ध रखना ज़रूरी है। ये जो मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन को रोकना है, तो इसका होना ज़रूरी है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी बेहद और उम्दा जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के पर्यावरण अधिकारी दीपक कुमार जी। इनसे हमने की ढेर सारी बातचीत। आज का ये हमारा अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर। हमारा पता है बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, छज्जू बाग, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com।